नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है जी, हम शुरुआत करते हैं अपने विषय की, राज व्यवस्था। और ये बैच है आपका थानेदार बैच। जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो रही होगी। ठीक है, मैं टेक्निकल वर्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चे, मैंने हर एक शब्द को इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का वेटेज लगभग इस क्लास में 90% है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी संख्या ज्यादा है इस वजह से उनके लिए फेवर होना चाहिए, नहीं। मैं इस बात के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, अगर मैं ज्यादा इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करूंगा, जैसे टेक्निकल वर्ड के अलावा भी अगर मैं सेंटेंस या पैराग्राफ में कुछ भी इंग्लिश में लिख रहा हूं, तो फिर वहां पर उनको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हर एक टेक्निकल वर्ड को, ठीक है, हम लोग इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे और चल भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी की कोई भी शिकायत होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप दो चीज अनुभव कर रहे होंगे इस क्लास में। एक तो क्लास का टाइमिंग आपको नहीं पता चलता होगा कि क्लास कब खत्म हो गई, सबसे पहली बात। दूसरा, क्लास के क्लास में आपको याद हो रहा होगा हर एक चीज। तो ये चीज आपने अनुभव की होंगी और ये चीज इस क्लास में आपको हमेशा मिलेंगी। देखिए, अभी तो ये थोड़ा सा बोरियत टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं बोरियत मानता हूं, संविधान सभा को ये बोरियत है। जब आगे पॉलिटी चलेगी ना, और आगे के टॉपिक में जब आप देखोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें आएंगी, तो आपको ये लगेगा कि क्लास अभी स्टार्ट हुई थी, 2 मिनट बाद ही खत्म हो गई, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बस भाई, ठीक है, अच्छे रिव्यू दे देना। ठीक है ना, क्योंकि रेटिंग सिस्टम होता है, अच्छे रिव्यू दे देना। टेलीग्राम ग्रुप में भी भैया बता देना कि हाँ साहब, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, जिससे कि सभी गुरुजनों को भी पता चल जाए कि हाँ भाई, ठीक है, इस पॉलिटी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भी साथी अभी लाइव क्लास नहीं देख रहे हैं, उनको भी पता चल जाए कि भाई सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है, तो वो भी लाइव क्लास लेने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है ना जी। राइटिंग में बच्चे मैं थोड़ा सा और सुधार कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूं ना, है ना, और जल्दी इसलिए लिख देता हूं, मैंने कहा ठीक है भाई, टाइम होने वाला है, थोड़ा सा इसे खिंचवा दो, तो तब राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। बाकी का ढेर सारा प्यार आप सभी को भैया, बहुत बहुत प्यार। देखिए, इतना सारा प्यार, देखिए आप सभी को। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो ना, पॉलिटी वगैरह में ना, चीजें समझ में आ रही हो, टीचर पे विश्वास ना हो कि भाई अभी आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, हर एक टीचर की अपनी पढ़ाने की अलग अलग शैली होती है। ठीक है, इस शैली को आप नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि ये समझाने वाली शैली है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर चले जाना। उस पर कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, उनको पढ़ना, आपको विश्वास हो जाएगा। वो पॉलिटी में कुछ नहीं जानते थे, बात समझ में आ रही है बेटा? टॉपर्स तक पॉलिटी में पी नहीं जानते थे जब उन्होंने पहली बार यूपीएसआई की तैयारी करनी शुरू की। और उसके बाद फिर उनको पॉलिटी में इतना कॉन्फिडेंस आने लगा कि जीएस में उनका सबसे मजबूत सब्जेक्ट ही पॉलिटी रहा। यूपी पीसीएस और यूपीएससी तक की पॉलिटी वो ऐसे चुटकी बजाकर कर देते थे बच्चे। आप देखना जरूर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, है ना। चलिए, आपको भी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आइए अब हम बात करेंगे बच्चे, संविधान सभा में समितियां। जैसे मैंने ये कहा ना मेरे प्यारे बच्चे कि आपकी सिस्टर की शादी है और आप 4 भाई हैं, तो पापा क्या करते हैं कि चारों भाइयों में काम को बांट देते हैं कि भाई हलवाई का काम ये वाला देखेगा, टेंट वगैरह की किसी भी तरह की कोई भी जरूरत है तो ये वाला भैया देखेगा, है ना। बारातियों का आगमन होना है, अतिथियों का आगमन होना है, तो उनका जो सत्कार होगा वो ये वाला देखेगा, क्योंकि ये वाला इस काम में अच्छा है, और बाकी का ओवरऑल मैनेजमेंट ये वाला संभालेगा, ऐसे करके। तो ऐसे ही संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ा टास्क था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था बच्चे। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, सही से परफॉर्म करने के लिए, हमने विभिन्न विभिन्न समितियां बनाई, बहुत सारी कमेटियां बनाई। ठीक है, अब इन समितियों को हम 2 भागों में बांटते हैं बच्चे। ठीक है, एक होगी आपकी मेजर कमेटी और दूसरी होगी आपकी माइनर कमेटी। ठीक है ना जी। चलिए, तो बस इन्हीं को हम जल्दी से करते हैं फटाफट से आज। कमेटीज, ठीक है, और मैं कल क्लास लूंगा आपकी, ठीक है, ध्यान रखना। कल मेरी एक मैराथन भी है, वन शॉट भी है, लेकिन उसके अलावा भी मैं कल ये आपकी क्लास लूंगा। और कल प्लस आप लोग प्लीज जरूर आना क्लास में, जरूर जरूर आना, है ना। कल की क्लास इसी टाइम पे होगी, शनिवार को, ध्यान रखना। तो इसमें भैया समितियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले मेजर कमेटी, मेजर कमेटी,
ठीक है, इसको कहेंगे मुख्य समितियां, ठीक है, या फिर बड़ी समितियां, बड़ी समितियां, महत्व की समितियां, है ना बच्चे। आप इसको ये बोलेंगे महत्व की समितियां। महत्व की समितियां क्यों है भैया, बोलो बच्चे, महत्व की क्यों है? क्योंकि ये बड़े कामों को कर रही हैं, बड़े चैलेंजेस को परफॉर्म कर रही हैं, इसलिए महत्व की समितियां हैं। दूसरी है आपकी माइनर कमेटीज, दूसरी है बाबू आपकी माइनर कमेटीज, ठीक है। और ये माइनर कमेटीज आपकी हो जाएंगी छोटी समितियां, ये हो जाएंगी माइनर कमेटीज। मतलब छोटी समितियों का मतलब है बहुत महत्व के काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ ऐसे कामों को कर रही हैं भैया जिनका संविधान सभा के निर्माण के लिए जरूरत थी, ऐसे कामों को कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान के चलिए बड़ी समितियों में वो चार भाई जिनको बड़े बड़े काम सौंपे गए, हलवाई का काम बहुत जरूरी है भाई। मान के चलिए अगर पनीर नहीं आया तो फिर पनीर की सब्जी कैसे बनेगी, है ना। छेना नहीं आया तो भैया रसगुल्ले कैसे बनेंगे, मटर नहीं आई तो भैया मटर पनीर कैसे बनेगा, दूध नहीं आया तो भैया रायता कैसे बनेगा, ठीक है, या फिर कोई और दूध का आइटम कैसे बनेगा, तो भैया ठीक है महत्व के काम है, तो इसलिए बड़ी समितियां हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ समितियां ऐसी हैं जिनकी जरूरत थी, बनाई गई, बहुत महत्व के काम उनके हैं नहीं, तो इसलिए एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी जाती। जैसे कि मान के चलिए भैया, ठीक है, आपके बहन की शादी में जो अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं ना, वो भी अपनी छोटी मोटी भूमिका जरूर निभाते हैं। या आपने देखा होगा जैसे कोई परसाई कर रहा है, पहले होता था अब तो नहीं होता, कोई परसाई कर रहा है, तो इस तरह के काम। आगे मेरी बात समझ में? तो संविधान सभा क्या है, हमारी बहन की शादी है, क्लियर है। और उसमें क्या होना है, संविधान का निर्माण होना है, मतलब फेरे होने हैं। लेकिन वो जब तक पूरा कार्यक्रम नहीं हो जाता तो हमने उस टास्क को बांट दिया है, क्लियर है, हमने उसको बांट दिया है। तो अब हम यहां पर बड़ी समितियों को लेकर चलेंगे, लेकिन मैं बड़ी समितियां अगले पेज पर लिखूंगा, बड़ी समितियां। और प्लीज क्लास के क्लास में याद करना बाबू इनको, है ना। मेजर कमेटीज, बड़ी समितियां, मेजर कमेटीज। इसमें सबसे पहली समिति होगी मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा मैं ऐसे बता रहा हूं, जैसे मैंने नाम लिया जवाहरलाल नेहरू, मेरी पढ़ाने की इसमें एक अलग ट्रिक रहेगी, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू, अब इनका नाम तो अंग्रेजी में लिखना कोई जरूरी है नहीं, आप लिख लेंगे जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू बच्चे बड़ी समितियों में तीन समितियों के मुखिया थे, मतलब ये एक आदमी, देखिए इसको तीन काम सौंपे गए थे उस संविधान सभा में, और वो भी तीनों काम महत्व के काम थे। सबसे पहले ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है बाबू। आप बोलेंगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है ना बच्चे। कमेटी, मैं ये भी लिख देता हूं, कमेटी, इसके अध्यक्ष थे संघ संविधान समिति के। दूसरा संघ शक्ति समिति, कि संघ को जो जो पावर सौंपी जाएंगी, ठीक है, उन पर विचार विमर्श करने के लिए तो संघ शक्ति समिति होगी, कि भाई संघ को क्या क्या अधिकार होंगे, संघ के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, तो संघ शक्ति समिति, ठीक है। ये भी बहुत महत्व की समिति है बच्चे, इसको आप कहेंगे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है बाबू मेरे मुन्ना, ठीक है, समझ में आया। संघ शक्ति, संघ संविधान समिति, दो समिति होगी। लेकिन एक और समिति थी जिसके इनको मुखिया बनाया गया था, लेकिन उस समिति के, ठीक है, प्रमुख कार्य जो किए वो किए किसी और व्यक्ति ने, लेकिन मुखिया इनको बनाया गया, और वो थी देसी रियासतों से वार्ता करने संबंधित समिति। क्या बच्चे, कि जब देसी रियासतों से डायलॉग किया जाएगा, उनसे संवाद किया जाएगा, ठीक है, उनसे कन्वर्जेशन किया जाएगा, तो इस संबंध में मतलब उनसे हमें डील करनी है कि भाई आप भारत संघ में शामिल हो जाओ, तो उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। देसी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, वार्ता संबंधी समिति, ठीक है, वार्ता संबंधी समिति, ठीक है बच्चे।
कन्वर्जेशन कमेटी, ठीक है, फॉर प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। तो भैया ये तीन बड़ी समितियां, तीन प्रमुख समितियां, और इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। आप मुझसे पूछेंगे कि सर बड़ी समितियां संख्या में है कितनी बाबू? तो देखो एम लक्ष्मीकांत में बड़ी समितियों की संख्या 8 बताई गई है कि 8 बड़ी समितियां हैं। ठीक है, छोटी समितियों की संख्या 15 बताई गई है, लेकिन मैं 15 की 15 छोटी समितियां नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं इसमें 11-12 ही बताऊंगा बस, ठीक है, जो महत्व की है बस। लेकिन ये 8 की मैं 8 बताऊंगा आपको। क्लियर हुआ ना? तो सबसे पहले आप देखो देखो संघ संविधान, संघ शक्ति और देसी रियासतों से वार्ता संबंधी शक्ति। ये हो गया भैया मतलब 3 समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो गए। अब इसके बाद आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अच्छी ट्रिक है ना याद करने की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिख दो। अभी ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं भैया, ये 2 बड़ी समितियों के मुखिया हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 बड़ी समितियों के मुखिया हैं। एक तो है भैया संचालन समिति। देखो ये रटना नहीं है। राजेंद्र प्रसाद कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। तो यार संविधान सभा का संचालन कौन करेगा बाबू? इस घर का अध्यक्ष अगर मैं हूं तो घर कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा ना। तो इसलिए सिंपल सी बात है, संचालन समिति के अध्यक्ष ही होंगे, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। संचालन समिति, देखिए इसको बोलेंगे स्टीयरिंग कमेटी। संचालन समिति, इसके मुखिया ये होंगे, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। दूसरा, अच्छा जब मैं घर चलाऊंगा आप बताओ तो कुछ नियम और कानून से चलाऊंगा। जैसे हमारे पापा, मुझे खूब याद है मेरे प्यारे बच्चे कि मैं जब इंजीनियर तक था, ठीक है ना, तो एक रूल था साफ कि शाम को आप क्रिकेट खेलने चले जाओ 5 बजे के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 बजे से पहले घर पे आ जाने चाहिए। तो कई बार तो ऐसा होता था कि बड़ी मुश्किल से बैटिंग मिली मुझे। ठीक है, मैं बैटिंग कर रहा हूं और मैंने देखा भैया कि बैटिंग नंबर आया और उधर 7 बजने को आए। तो भैया मैं कह देता था कोई बात नहीं भैया, मेरी बैटिंग कल ले लेना। कि भाई कल नहीं मिलेगी, मैंने कि मत देना मेरे भाई, घर जाने दो कम से कम, नहीं तो पापा जी के लट्ठे से तो बचेंगे। ठीक है, तो मेरे पापा जी मेरे घर के मुखिया, मेरा घर कौन चला रहे हैं? पापा जी चला रहे हैं। लेकिन कुछ नियम और कानून होंगे ना जिनके आधार पर घर चलाए जाएंगे। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे दूसरी समिति होगी नियम प्रक्रिया समिति। नियम प्रक्रिया समिति, ठीक है जी, क्लियर है? नियम प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसको बोलेंगे रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, ठीक है बच्चे। तो 2 समितियों के अध्यक्ष हो गए राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो 3 और 2 5 होगी, अभी 3 बची हुई हैं। अब 3 बची हुई हैं तो इसमें लिख लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब यहां पर। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चे एक छोटी समिति के भी मुखिया हैं। ठीक है, ये जो हैं ये बच्चे 1-2 छोटी समिति के भी मुखिया हैं। तो जब भी 1-2 छोटी समितियों के मुखिया हैं तो मैं वहां पे छोटी समितियों में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, तो खामखा आपको जो है ना किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अब हम आएंगे इन पर सरदार पटेल साहब पर। सरदार पटेल साहब देखो, जिस तरह से एक संघीय संविधान समिति है जो मतलब संघ के प्रावधानों के बारे में चर्चा करेगी कि भाई यूनियन के कौन कौन से प्रोविजंस होंगे, उन पर विचार विमर्श करने के लिए, जैसे एक संघ संविधान समिति है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, वैसी एक प्रांतीय संविधान समिति है जिसके मुखिया सरदार पटेल हैं। ठीक है ना, तो संघ वाले के नेहरू और प्रांत वाले के सरदार पटेल। क्लियर हुआ बच्चे? तो ये हो गया आपका प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, इसको आप बोलेंगे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं कमेटी। कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति जैसे संघीय संविधान समिति है, जवाहरलाल नेहरू है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे प्रांतीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल हैं। अब इसके बाद देखिए, ये जो मैं समिति बता रहा हूं ये प्रमुख है जी, ये बहुत प्रमुख है। ये है कंसल्टेशन कमेटी, परामर्शदाता समिति।
लेकिन ये जो परामर्शदाता समिति है बच्चे, इसके अंतर्गत 5 उप समितियां हैं, सब कमेटियां हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैं एक परामर्शदाता हूं, ठीक है, आई एम अ कंसल्टेंट। मान के चलिए मैं कैरियर कंसल्टेंट हूं, बात समझ मेरे, कैरियर कंसल्टेंट हूं। आप मेरे पास आए और आपने कहा कि साहब मुझे अपना कैरियर 12th के बाद मेडिकल में बनाना है, तो मैंने अपने नीचे एक मेडिकल वाला रख रखा है कि मैंने कि भाई आप इसको सारी जानकारी दो। दूसरा है कि साहब मुझे अपना कैरियर 12th के बाद सरकारी नौकरी में बनाना है, तो मैंने सरकारी नौकरी वाला रख रखा है कि भाई आप दो इसको जानकारी। ठीक है जी। तो वैसे ही ये क्या है, एक परामर्शदाता समिति है, परामर्शदात्री समिति, कंसल्टेशन कमेटी है। समिति है। अब इस परामर्शदाता समिति के अंतर्गत मैंने क्या बताया बच्चे, इसके अंतर्गत बच्चे 5 उप समितियां हैं। ठीक है ना, तो 5 उप समितियां, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 3 4 5, 5 उप समितियां हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। तो परामर्शदाता समिति, ठीक है, इस परामर्शदाता समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां आती हैं। तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कंसल्टेशन कमेटी है, ठीक है, ये समझ, सॉरी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, सरदार पटेल है, परामर्शदात्री समिति है। लेकिन इस परामर्शदात्री समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 सब कमेटी और हर एक कमेटी का एक अध्यक्ष होगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं छोटा का, क्योंकि यहीं पर आ जाए यार, इसके लिए अलग से हमें वो ना करना पड़े, पेज ना बनना पड़े। चलिए, तो इसमें जो जितनी भी उप समितियां होंगी तो वो सारी उप समितियां होंगी। ठीक है, तो मैं बस उनके नाम लिखूंगा। जैसे मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, तो सब कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो पहली मैंने लिख दी फंडामेंटल राइट, बस। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि इतना ना जगह बच्चे ना इतना स्पेस। ठीक है, तो फंडामेंटल कमेटी। अब चूंकि ये सारी सब कमेटी है, तो फंडामेंटल कमेटी, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, सब कमेटी है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं बेटा, ये सारी क्या है, उप समिति है बाबू, ये सभी उप समिति है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति। ठीक है, दूसरी होगी माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति, माइनॉरिटीज के लिए होगी, अल्पसंख्यकों के लिए होगी। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू, अल्पसंख्यकों के लिए। तीसरा होगा जो पूर्वोत्तर भारत के प्रांत हैं, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के लिए एक उप समिति होगी, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के लिए उप समिति होगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के लिए एक उप समिति होगी, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के लिए। लेकिन इसमें उत्तर भारत के प्रांतों के लिए जो उप समिति है, इसमें असम को छोड़ा जाएगा, असम को। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, फ्रंटियर स्टेट का मतलब होता है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम सीमाई प्रांत या उत्तर पश्चिम सीमाई राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर स्टेट के लिए। और जो 5वीं समिति होगी वो आंशिक रूप से छोड़े गए, पार्शियली, ठीक है बच्चे, आंशिक रूप से ऐसे प्रांत होंगे, ठीक है, जो आंशिक रूप से छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, आंशिक रूप से मतलब अभी वो किसी में शामिल नहीं है, उनको हमने आंशिक रूप से छोड़ दिया है, वो ऐसे प्रांत हैं। ठीक है ना, तो आप कहेंगे, ठीक है, पार्शियली, इसलिए मतलब छोड़े गए प्रांत हैं या सेलेक्ट किए गए हैं पार्सली। चलिए, तो पार्सली प्रोविंसेस आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांत हैं। ठीक है ना, तो ऐसे प्रांत हैं जो पार्सली, इनको जो है ना बच्चे क्या किया है, हमने छोड़ दिया है।
तो ऐसे प्रांत है। तो ये आपको समझना है परामर्शदात्री समिति है। अब देखो आपको क्या जानना है मेरे प्यारे दोस्त इसमें, कि ये जो परामर्शदात्री समिति है, ठीक है, ये जो परामर्शदात्री समिति है, ठीक है, ये कंसल्टेशन कमेटी, इसके अध्यक्ष तो सरदार पटेल हैं, लेकिन इसके अंतर्गत 5 उप समितियां हैं जो मैंने यहां पर लिखी हैं। इसके अंतर्गत ये 5 उप समितियां हैं जो मेरे भाई मैंने यहां पर ये लिखी हैं, आप देख रहे हैं। फंडामेंटल, ठीक है, माइनॉरिटीज, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के लिए इसमें असम को छोड़कर, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पश्चिमी सीमाई प्रांत है, और जो पार्सली इलेक्टेड प्रोविंसेस हैं जो आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांत हैं उनके लिए ये ऐसी हैं। अब हर एक समिति का एक मुखिया होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा मेरे भाई कि हर एक समिति का एक मुखिया होगा। देखो ये जमाना सही है यार, डिजिटल बोर्ड का ये फायदा है। तो हर एक समिति का एक मुखिया होगा। अब हर एक समिति का अगर मुखिया होगा तो कौन सी समिति का मुखिया ये है देखना है। जब भी मौलिक अधिकार के बारे में बात आएगी तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ संविधान सभा की पहली बैठक को किसने संबोधित किया था, तो आप कहेंगे जीवी कृपलानी। भाई संविधान सभा की पहली बैठक को किसने संबोधित किया, जीवी कृपलानी। तो जीवी कृपलानी इसके मुखिया हैं, जीवी कृपलानी इसके मुखिया हैं मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति के। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है, बोलो। मैं आपसे पूछता हूं भाई, बताओ मेरे प्यारे दोस्त, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है। हालांकि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अभी दूसरा उपाध्यक्ष इलेक्ट नहीं किया गया। अभी एक ही उपाध्यक्ष है हमारी संविधान सभा का और उसका नाम है एच सी मुखर्जी। क्या नाम है भैया, एच सी मुखर्जी। तो इसलिए जो माइनॉरिटी कमेटी है, माइनॉरिटी कमेटी का मुखिया कौन होगा, एच सी मुखर्जी होगा, एच सी मुखर्जी होंगे, ठीक है ना। क्लियर है बाबू, एच सी मुखर्जी होंगे, बहुत अच्छे। अब नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के लिए है, ठीक है, असम को छोड़कर, असम नहीं है इसमें, असम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के लिए, तो इसके मुखिया होंगे जी गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई इसके मुखिया होंगे, गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट को, उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांत इसके होंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या होंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और जो पार्सली इलेक्टेड या ठीक है छोड़े गए प्रांत हैं भैया, उनके लिए आपसे जब पूछा जाए, ठीक है ना, उनके लिए जब आपसे पूछा जाए, अरे यार एक मिनट रुकना बच्चे, ठीक है, हाँ, प्रोविंसेस, ठीक है। तो जो पार्सली है आंशिक रूप से छोड़े गए हैं उनके हैं भैया ठक्कर बापा जी, जो आंशिक रूप से छोड़े गए हैं। अब ये ठक्कर बापा कौन है, देखिए इनका पूरा नाम है एवी ठक्कर साहब, ठीक है, एपी ठक्कर साहब। तो एपी ठक्कर साहब इनको ठक्कर बापा कह देते हैं, ठीक है। और देखिए आदिवासियों के बहुत बड़े चहेते हैं, आप ये मान के चलिए बहुत बड़ी चहेते हैं। तो एवी ठक्कर साहब, ठक्कर बापा, एवी ठक्कर साहब, ठीक है। तो ये आंशिक रूप से जो छोड़े गए प्रांत हैं उनके लिए, मतलब आंशिक रूप से छोड़े गए प्रांत का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, ये मुख्यतः जनजातीय प्रांत है। ये ऐसे प्रांत है, ठीक है, जिनमें जनजातियों की संख्या अधिक है। तो ये उपसमिति किसके अंतर्गत आएंगी बाबू, ये सारी उपसमितियां परामर्शदात्री समिति के अंतर्गत आती हैं। ये सभी उपसमितियां जो हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो 2 ये हो गई सरदार पटेल साहब, 2 ये हो गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 ये हो गई जवाहरलाल नेहरू। तो 3 और 2 5 और 2 7, लेकिन बड़ी समितियों में फिर भी एक समिति बच गई। और जब एक समिति बच गई तो स्वागत कीजिए तालियों के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, क्योंकि अब आने वाली है आपकी प्रारूप समिति, ठीक है। आइए तो अब हम यहां पर बात करेंगे मेरे भाई ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। मेरे भाई देखो समिति सभी महत्व की है, ठीक है, कोई भी एक समिति ऐसी नहीं है बड़ी समितियों में जो एक, कोई भी ऐसी नहीं है भाई जो कम महत्व की हो। सभी बड़ी समितियों का महत्व है, ठीक है, सभी प्रमुख महत्व है इनका, लेकिन अपनी अपनी जगह सब काम कर रही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी बहन की शादी में फुटेज कौन सा भाई सबसे ज्यादा ले जाएगा, बहन की शादी में सबसे ज्यादा फुटेज वो वाला भाई ले जाएगा मेरे भाई, ठीक है, जो बहन को गोदी में उठा के और भैया गाड़ी तक विदा करेगा, ठीक है, गाड़ी में सिस्टर को बिठाएगा और बहन फिर रोएगी कि भैया, ठीक है, सबसे ज्यादा फुटेज वो ले जाएगा। आपको ये लगेगा कि भाई सबसे महत्व का काम उसी का है, बात समझ पा रही है। और वास्तव में है भी, ठीक है, क्योंकि बहन की विदाई अंतिम रूप से
जिस उद्देश्य के लिए शादी की जा रही है कि बहन की विदाई के लिए कर तो वही रहा है, ठीक है, उसने ही बहन को उठाया है भैया। तो कुल मिलाकर ये फुटेज सारे जो है वो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी ले गई, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने वास्तव में सबसे महत्व का काम किया भी है, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बुक है ये, ठीक है, दृष्टि की, इन्वायरमेंट की, ठीक है। अब इस बुक को ड्राफ्टिंग की गई होगी, इस बुक की, ठीक है। आप कहेंगे कि सर इस बुक की ड्राफ्टिंग किस तरह से की गई होगी, कैसे की गई होगी, ठीक है, थोड़ा सा हमें बताइए। तो मैंने कहा इस बुक को लिखने वाला जो भी राइटर होगा, जिसने भी इस बुक को लिखा होगा, उसने सबसे पहले इस बुक में चैप्टर्स को क्लासिफाइड किया होगा, चैप्टर्स के भीतर टॉपिक बनाए गए होंगे, टॉपिक के भीतर फिर सब टॉपिक्स बनाए गए होंगे, सब टॉपिक्स के भीतर फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, और उसके भीतर फिर कंटेंट, ठीक है। तो इसी तरह से संविधान को ड्राफ्ट करने वाला कि संविधान में कितने भाग होंगे, हर एक भाग की क्या क्या विषय वस्तु होगी, उसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद की विषय वस्तु कितनी होगी, क्या होगी, फिर कितनी अनुसूचियां होंगी, अनुसूचियों के प्रावधान क्या होंगे, इस पूरी को ड्राफ्ट करने वाली कौन सी समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। क्लियर है? तो आज से पहले आपको यह भी नहीं पता होगा, बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि क्या थी ये। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरी क्लास में आप संविधान, और आप ये मत सोचना कि बेटा ये तारीफ कर रहा है मास्टर अपनी, ना बाबू, ठीक है ना, भगवान, ठीक है, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, ना कोई घमंड है ना कुछ है बच्चे, कुछ नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं कि इस क्लास में आप पॉलिटी में जीते हो बाबू, ठीक है, आप सीखते हो जीना इस क्लास में। आप इसमें बताओ, इतनी क्लास हो गई आज तक आपको लगा कि रटा हो, और आप जितनी बार रिवीजन कर लोगे, देखो जैसे कोई रटने वाली क्लास है हिस्ट्री की, तो कुछ लिखवा दिया उसमें, तो आप चाहे कितनी भी बार देख लो, वो आपके लिए वैसी है, जब तक आप नहीं रट पाओगे तब तक वो क्लास चाहे आप उसे 10 बार देख लो वैसी रहेगी। लेकिन जिस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उस क्लास को आप, ठीक है, जितनी ज्यादा बार देखोगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई अब हम इस चीज में जीने लग गए। ठीक वैसी ही है, ठीक है, यहां पर आपकी ये ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ठीक है, समझना है सबको। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ये संविधान सभा के गठन के बाद ही नहीं बनी, ये थोड़ी बाद में बनी है। मतलब मेरा कहने का आशय यह है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय जब ये जितनी भी बड़ी समितियां बन रही थी, उस समय ना बनकर ये थोड़ी सी बाद में बनी है, क्योंकि सबसे पहले हमने संवैधानिक सलाहकार जो वीएन राव साहब थे, उनको ये काम दिया था कि वो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करें। वो पढ़ गए अकेले बेचारे वीएन राव साहब, लेकिन फिर भी ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था, तो उस ड्राफ्ट को उन्होंने संविधान सभा के समक्ष रखा था, अकेला व्यक्ति था। फिर सोचा कि क्यों ना, इतना महत्व का काम है यार संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, तो क्यों ना एक कमेटी बना ली जाए। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। आपने देखा होगा कि अभी बड़ा एक प्रोपेगेंडा चला कि संविधान का निर्माता कौन, वीएन राव वर्सेस डॉक्टर वी आर अंबेडकर, इस तरह का। और मैं ऐसे प्रोपेगेंडे को सबसे बुरा, सबसे सड़ा हुआ और सबसे बेकार प्रोपेगेंडा मानता हूं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा पवित्र संविधान बना है ना, ये सभी के सहयोग से बना है, ठीक है। तो उसमें किसी का योगदान जितना भी है, हम सभी के योगदान को हमें सराहना चाहिए, हमें बार बार उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहिए, कितना अच्छा संविधान, ठीक है। आप सोच के देखिए, हम अपने महापुरुषों को आपस में लड़वा रहे हैं, तो उनकी आत्मा अगर इस समय घूम रही होगी हमारे आसपास, तो हम पे थूक कर रही होगी कि बताइए कि हमने इसलिए देश की आजादी में अपने प्राणों का न्यौछावर दिया कि लोग हमारे ही मुद्दे पर पॉलिटिक्स करें। और ये पॉलिटिक्स क्या है? जातिगत पॉलिटिक्स है, जो कि सबसे बुरी पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। आइए तो अब हम यहां पर बात करें, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रारूप समिति का गठन। गठन तो आप कहेंगे गठन हुआ है इसका 29 अगस्त 1947 को, मतलब और समितियों की अपेक्षा थोड़ा सा बाद में गठित हुई है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक अध्यक्ष है, इसके एक अध्यक्ष होंगे जिनका नाम है बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल सदस्य पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चे इसमें, तो 7 सदस्य थे, ठीक है बाबू, टोटल
7 सदस्यीय समिति थी, 7 सदस्य, ठीक है ना। और अगर अध्यक्ष को हटा दिया जाए तो फिर भैया कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अध्यक्ष को हटा के 6, अध्यक्ष सहित 7, तो टोटल 7 सदस्यीय समिति है। अध्यक्ष को आप मिला लेंगे क्योंकि अध्यक्ष भी पहले सदस्य हैं, फिर बाद में वो अध्यक्ष हैं भाई, सिंपल सी बात है। टोटल 7 सदस्यीय समिति थी। तो ये प्रश्न भी पूछा गया। अब ये प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो आप इसका बहुत अच्छे से उत्तर दे लोगे। देखिए अब ये जो समिति है, अध्यक्ष है इसके डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। अब यहां पर हमें समझना यह है बच्चे कि इस समिति में जो 6 सदस्य होंगे, इनके अलावा उनमें से एक बेचारे देखिए अपने पद पर रहते हुए स्वर्ग से धार गए, और एक ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कह दिया कि साहब मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेरा इस्तीफा मान लो। क्लियर है ना, ये बात आ रही है ना समझ में। तो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। इसके अलावा जो सदस्य हैं, सदस्यों में मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। दूसरा कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है ना। इनके नाम के आगे लिखा है बच्चे अल्लादी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है ना। इस तरह से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है बाबू। अब देखो इनके नाम को मैं फिर से इंग्लिश हिंदी करूं तो कोई मतलब नहीं है, वो गोपाल स्वामी रहेंगे, बस GOPAL हो जाएंगे, गोपाल, चाहे हिंदी में बोलो अंग्रेजी, गोपाल स्वामी आएंगे, ठीक है। और एक है KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। मतलब इस पूरी समिति में बच्चे KM मुंशी, इस पूरी समिति में मेरे प्यारे बच्चे एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो कांग्रेसी हैं, ठीक है ना। तो इस पूरी समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हैं, पूरी समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हैं, सदस्य, ठीक है जी। तो ये तो वो है भैया जो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, 1 2 3 4 5, शुरू से लास्ट तक। मतलब जब इस समिति का गठन हुआ तब से लेके बच्चे, और जब तक पूरा संविधान तैयार नहीं हो गया तब तक भैया ये लोग सदस्य बने रहे। लेकिन 2 ऐसे होंगे बेचारे, ठीक है, मैंने बताया ना अनफॉर्चुनेट, ठीक है। एक है आपके जिनका नाम है VL मित्र, VL मित्र, ठीक है। इन्होंने बच्चे त्याग पत्र दे दिया स्वास्थ्य कारणों से, रिजाइन दे दिया। बहुत बीमार रहने लगे थे अपने जीवन के बच्चे अंतिम दिनों में, तो इसलिए इन्होंने कहा कि साहब देखिए उम्र हो गई है, बुढ़ाऊ हो गए हैं, ज्यादा काम फाम कर नहीं पाएंगे, तो भैया ऐसा है आराम को चुन लो। देख क्या फायदा बेमतलब के, ठीक है ना। तो BL मित्र साहब ने अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से। और इनके स्थान पर आए N माधवराव, N माधवराव राव। बात समझ में आ रही है, चलो। अब एक बताओ, इसको आप कैसे याद करोगे कि BL मित्र के स्थान पर N माधवराव आए। आपने VN का नाम सुना है, VN राव साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किए गए थे, संवैधानिक सलाहकार 11 तारीख को, 11 दिसंबर को। तो ऐसे ही BL, ठीक है, तो B इनका ले लो, पहला वाला B, और इनका ले लो N, तो BN। ऐसे आप याद करेंगे कि BL मित्र की जगह N माधवराव आए, BL मित्र की जगह N माधवराव आए, ठीक है। फिर इसके बाद है दूसरे DP खेतान साहब। आपने खेतान के पंखे सुने हैं, ये खेतान बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है बच्चे, बहुत बड़े व्यापारी घराना होता है खेतान। तो DP खेतान साहब जो है, ठीक है, इनकी पद पर रहते हुए बच्चे असमय मृत्यु हो गई, DP खेतान साहब की, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब इनकी जगह कौन आए, TT कृष्णामुचारी, कृष्णामुचारी। जब पहला वाला आपको याद हो गया तो इसमें आप कंफ्यूज करेंगे नहीं कि DP खेतान की जगह पर TT कृष्णामुचारी आए। इसे आप बड़े आराम से याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। तो प्रारूप समिति के बारे में इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी मुन्ना, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा आपसे छोटी समितियों को लेकर, ठीक है, छोटी समितियां। तो ये जो छोटी समितियां हैं माइनर कमेटीज हैं,
माइनर कमिटीज। कल मैं क्लास लूंगा मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक दिन तबीयत खराब थी ना, तो मैं क्लास नहीं ले पाया था, है ना, आपको पता होगा, तो इसलिए मैं कल क्लास लूंगा। कल हालांकि मेरी मैराथन भी है, लेकिन फिर भी मैं सारी क्लास कल ले रहा हूँ कि अगर एक भी दिन का बच्चे का लॉस हुआ है तो इसका उत्तरदायित्व तो मेरा है, मैं छुट्टी वाले दिन में क्लास लूँ, उनका सिलेबस करवाऊँ। तो छोटी समितियों के बारे में बात करेंगे, तो छोटी समितियों में प्रेस दीर्घा समिति, ठीक है, तो इसको प्रेस रिलीज कमेटी कहेंगे, आप लोग लिख लेना, है ना, प्रेस दीर्घा समिति। तो प्रेस रिलीज कमेटी, प्रेस दीर्घा समिति, ठीक है, प्रेस कमेटी, ठीक है, प्रेस होता है ना, और इसके अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन। प्रेस दीर्घा समिति, उषा नाथ सेन इसके अध्यक्ष थे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन भैया? उषा नाथ सेन, प्रेस दीर्घा समिति, ठीक है, प्रेस दीर्घा समिति अध्यक्ष कौन है? उषा नाथ सेन है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर एडहॉक कमेटी है। एडहॉक कमेटी का मतलब होता है बच्चे, उस अर्थ के लिए बनी है, उस अभिप्राय के लिए बनी है एडहॉक कमेटी, ठीक है। तो ऐसी एडहॉक कमेटी है, दो एडहॉक कमेटी है, एक है नागरिकता संबंधी, नागरिकता संबंधी एडहॉक कमेटी, इसको बोलेंगे बच्चे हम तदर्थ समिति। क्या बोलेंगे? ठीक है, एडहॉक कमेटी रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया बाबू, है ना, एडहॉक कमेटी रिलेटेड टू सुप्रीम, क्या नाम है, सिटीजनशिप। और दूसरा एडहॉक कमेटी है सुप्रीम कोर्ट हेतु, सुप्रीम कोर्ट हेतु, सुप्रीम कोर्ट हेतु एडहॉक कमेटी, दूसरी सुप्रीम कोर्ट के लिए एडहॉक कमेटी, ठीक है। तो एडहॉक कमेटी मेरे प्यारे बच्चे, एक नागरिकता संबंधी और एक सुप्रीम कोर्ट हेतु एडहॉक कमेटी, सुप्रीम कोर्ट हेतु एडहॉक कमेटी है। दो एडहॉक कमेटी होगी मेरे प्यारे बाबू, इन दोनों एडहॉक कमेटी का एक ही अध्यक्ष है, एस वरदाचारी, एस वरदाचारी। और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, डेट ब्लो योर माइंड, मजा आ जाएगा, ये व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य नहीं है। ये एस वरदाचारी व्यक्ति जो है, डेट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन उसके बावजूद भी दो दो समितियों का अध्यक्ष है मेरे भाई। सोच के देखो क्या गजब का टैलेंट रहा होगा इस व्यक्ति में, है ना। इसको अब देखो कि क्या गजब का टैलेंट इस व्यक्ति में रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे, कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है बच्चे एस वरदाचारी, ये संविधान सभा का सदस्य नहीं है, नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, उसके बावजूद भी क्या है, अध्यक्ष है ये। तो आप इस बात को नोट में लिखो फटाफट से, जल्दी से नोट में, कि भाई ये संविधान सभा का सदस्य नहीं, ये संविधान सभा का सदस्य नहीं, सदस्य नहीं, फिर भी अध्यक्ष है। संविधान सभा का सदस्य नहीं, फिर भी क्या है, ये अध्यक्ष है, फिर भी अध्यक्ष है। क्या मेरी बात आई समझ में? प्रेस दीर्घा समिति, नागरिकता संबंधी तदर्थ समिति, सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति, सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति, ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आया? अच्छा, इसके बाद एक समिति है, एक्चुअली दो और समितियां हैं, एक है भाषाई प्रांत समिति, भाषाई प्रांत मतलब, भाषाई प्रांत समिति ये मेरे प्यारे बच्चे, कि भाषाई आधारों पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं, तो इसको बोलेंगे आप लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, एक ये समिति है। और एक है मेरे प्यारे बच्चे, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान के लिए, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान के लिए, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोविजंस
कमिटी फॉर फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों के लिए। अब देखो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष तो अलग अलग हैं। भाषाई प्रांत समिति के अध्यक्ष है एस के धर, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा एस के धर, ये भाषाई प्रांत समिति के अध्यक्ष हैं एस के धर। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान के लिए बच्चे जो हैं उसके नलिनी रंजन सरकार हैं, इसके अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार। और ये जो ऊपर बात आपने लिखी थी ना, ठीक है, एस बर्दाचारी के संबंध में, इस बात को इनके संबंध में भी लिख दो, इनके संबंध में भी लिख दो कि ये दोनों भी संविधान सभा के सदस्य नहीं है। ना ही एस के धर संविधान सभा का सदस्य बच्चे, ना ही एस के धर संविधान सभा के सदस्य, और ना ही नलिनी रंजन सरकार संविधान सभा के सदस्य। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे ये किसी ना किसी समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो ना ही एस के धर संविधान सभा के सदस्य हैं, ना ही नलिनी रंजन सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी दो समितियों के अध्यक्ष हैं, अलग अलग व्यक्ति। और ये तो एस बर्दाचारी तो अकेला ही दो समितियों का अध्यक्ष है, और एक प्रेस दीर्घ समिति होगी ऊषा सेन। क्लियर है। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, आगे चलने क्रम में बेटा स्टाफ कमेटी है। स्टाफ कमेटी देखो कितना आसान होगा बच्चे। स्टाफ कमेटी और राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति, तो ये हो जाएगी एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी फॉर नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमेटी फॉर नेशनल फ्लैग। और ये हो जाएगा स्टाफ कमेटी, स्टाफ कमेटी। चलिए ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई सभी को मेरे प्यारे बच्चे। तो एक हुआ आपका स्टाफ समिति और एक हुआ राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति, ठीक है। दोनों के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होगा। देखो स्टाफ को मैनेज कौन करेगा, जो अध्यक्ष होगा संविधान सभा को वो स्टाफ को मैनेज करेगा, मानते हो ना बच्चे आप। भाई स्टाफ को मैनेज कौन करेगा, जो अध्यक्ष होगा संविधान सभा का वो स्टाफ को मैनेज करेगा। अब संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो दो छोटी समितियों के अध्यक्ष भी यही हैं, टोटल 4 समितियों के अध्यक्ष हैं ये। 2 बड़ी समितियों के अध्यक्ष हैं, ठीक है, 2 छोटी समितियों के अध्यक्ष हैं, और ओवरऑल भैया ठीक है पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष तो हैं ही भाई, पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष तो हैं ही। इसके बाद एक समिति है क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल को आप इंग्लिश और हिंदी में क्रेडेंशियल ही बोलेंगे, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, तो ये इंग्लिश नेम है क्रेडेंशियल कमेटी। क्रेडेंशियल कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी, ठीक है। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई। क्रेडेंशियल कमेटी, ठीक है। तो क्रेडेंशियल कमेटी है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, क्रेडेंशियल कमेटी। क्लियर है ना बच्चे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये क्रेडेंशियल कमेटी के अध्यक्ष हैं। एक होगी आपकी सदन समिति, सदन समिति, सदन समिति, ठीक है ना। और ये ठीक है मतलब बहुत महत्व की समिति नहीं है सदन समिति, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है सदन समिति के वह है पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब देखो एक आपने देखा था स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, स्टीयरिंग मतलब संचालन समिति,
जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि संविधान सभा का संचालन वही करेंगे तो वो व्यक्ति अध्यक्ष था संचालन समिति। एक है बच्चे कार्य संचालन समिति, और बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे दोनों में। संचालन समिति बड़ी समिति है, कार्य संचालन समिति छोटी समिति है। ठीक है, तो कार्य संचालन समिति होगा आपका एग्जीक्यूशन कमेटी। एग्जीक्यूशन कमेटी, कार्य संचालन समिति। अब ये जो कार्य संचालन समिति है मेरे प्यारे बच्चे, इसका अध्यक्ष कौन होगा बताओ फटाफट से जल्दी से। देखिए ये जो कार्य संचालन समिति है मेरे भाई, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष होगा ये बंदा। ठीक है, और ये कांग्रेसी सदस्य, मतलब ये कांग्रेस का मेंबर है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये मुंशी। ठीक है, सदन समिति मीन्स हाउस कमेटी बच्चे। ठीक है, क्लियर है। अब एक समिति और है, नीचे आ जाएगी, हाँ आ जाएगी, संविधान हेतु कार्य समिति। ठीक है ना, संविधान हेतु कार्य समिति, वर्किंग कमेटी आप बोलेंगे इसको, संविधान हेतु कार्य समिति। फटाफट से इसको लिख देते हैं, वर्किंग कमेटी। फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके हैं जी.वी. मावलंकर साहब, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये आगे आएंगे और इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी जी.वी. मावलंकर की। अब देखो संविधान सभा में बच्चे समितियां बन गई हैं, हर एक समिति अपना अपना कार्य कर रही है। भाई सिंपल सी बात है, संविधान सभा में समितियां बन गई हैं बच्चे, और हर एक समिति अपना अपना कार्य कर रही है। ठीक है, 8 बड़ी समितियां बनी, ठीक है, और लगभग 15 छोटी समितियां हैं अगर हम एम लक्ष्मीकांत साहब की माने तो। ठीक है, अब इन छोटी समितियों में से मैंने 10-11 समितियां आपको बताई थी, मैं कराऊंगा इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये महत्व की हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चे, 6 7 8 9 10 11, बस यही समितियां जो हैं ये महत्व की हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा ठीक है आपको और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रश्न यहीं से आएगा आपका, यहीं से पूछा जाएगा, इतना आपको समझना है। ठीक है, अब इतनी कहानी हो गई, तो अब ये हर एक समिति अपना कार्य कर रही है, और इसमें सबसे प्रमुख कार्य कर रही है ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है भैया संविधान का प्रारूप तैयार करना। तो अब यहां से ठीक है रीडिंग्स होंगी, वाचन होंगे। कैसे वाचन होंगे मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे, इस क्लास का समय होना चाहिए था यार ज्यादा। अब आप बताओ, 1 घंटा हो गया, आपको पता चला बच्चे? ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या है बच्चे? ठीक है, टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी माध्यम वाले लिख लेंगे, टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हिंदी माध्यम वाले लिख लेंगे कि भाई संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। क्लियर है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य क्या है? इसका कार्य है संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना इसका काम है। ठीक है, अब इसने जो है बच्चे, ये समिति बनी कब? ठीक है, बस 2 मिनट। ये समिति बनी कब? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947, तो अगस्त तो निकल ही गया ना पूरा, सितंबर से काउंट करो, सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी, 5 महीने के भीतर इसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया बच्चे, फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में, ठीक है, जो पहला ड्राफ्ट था तैयार करके दे दिया, फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया, है ना? क्या मेरी बात समझ पे आ रही बच्चे? ये फरवरी 1948 की बात है, पकड़ा दिया, पहला ड्राफ्ट तैयार करके लो। ठीक है, लेकिन इस पहले ड्राफ्ट में बहुत सारे संशोधन थे, तो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि साहब इसमें ये संशोधन है, इन पर एक बार विचार विमर्श कर लो।
ठीक है, इसमें ये संशोधन है। तो प्रारूप समिति बोली कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, हम ठीक है फिर से उस ड्राफ्ट को लेंगे और उस पर अपने आगे काम करेंगे। तो फरवरी के बाद फिर इन्होंने, ठीक ना, फरवरी पूरा निकल गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अगस्त सितंबर और अक्टूबर। तो अक्टूबर 1948 में इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया। अक्टूबर 1948 में इन्होंने फाइनल ड्राफ्टिंग कर दी कि भाई अब संविधान बन चुका है। मतलब अगर देखा जाए बच्चे तो संविधान बन गया अक्टूबर 1948 में, बाबू बन गया, फाइनल ड्राफ्ट हो गया। लेकिन देखो, क्योंकि संविधान सभा भी तो है, तो संविधान सभा की अनुमति भी जरूरी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि इन्होंने बना दिया, ड्राफ्ट तैयार कर दिया और भैया लागू हो गया संविधान, नहीं। अब ये जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? ये ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जब मैं कोई बुक लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं बुक लिख देता हूं, ठीक है, मैं कोई बुक लिख देता हूं और बुक के लिखने के बाद, ठीक है, फिर वो जाती है हमारी बुक डिपार्टमेंट में। बुक डिपार्टमेंट उसके मात्रा पात्र देखेगा कि मात्रा वगैरह की कोई गलती तो नहीं है किसी भी तरह की, तो ये अंक की बिंदी पंक की बिंदी, वो कह देंगे मात्रा की कोई गलती नहीं। वो फिर से एक बार मुझे भेजेंगे, सर एक बार आप देखना, तो फिर मैं उसी मात्रा मतलब त्रुटि और कंटेंट दोनों के स्तर पे देखूंगा। तो ऐसे ही ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की बच्चे रीडिंग होगी, संविधान सभा के सामने इसको पढ़ा जाएगा, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे वाचन। अब जिस भी सदस्य को जो भी आपत्ति होगी वो खड़ा होगा कि साहब मुझको यहां पर आपत्ति है, मुझको वहां पर आपत्ति है, मुझको यहां पर आपत्ति है, मुझको वहां पर आपत्ति है, तो ऐसे करके ये होगा, ठीक है। तो रीडिंग होगी और इसकी बच्चे 3 रीडिंग होंगी, 3 रीडिंग होंगी, 3 रीडिंग हुई है इसकी बाबू, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सबसे बड़ी जो रीडिंग है वह सेकंड रीडिंग है। 3 रीडिंग हुई। फर्स्ट रीडिंग हुई 4 नवंबर को स्टार्ट हुई बच्चे पहली रीडिंग, और केवल 5 दिनों तक चली, 9 नवंबर 1948 तक। मतलब ऊपर ऊपर से पूरा संविधान देख लिया कि अच्छा साहब इतने भाग हैं, उनसे संबंध में इतने अनुच्छेद, इतने ऊपर ऊपर से, ठीक है। इसके बाद फिर सेकंड रीडिंग स्टार्ट हुई। सेकंड रीडिंग अब 15 नवंबर से स्टार्ट होगी और भैया चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ये ऐसी रीडिंग थी कि संविधान के एक एक आर्टिकल के एक एक क्लॉज पर बच्चे विचार विमर्श किया संविधान सभा के सदस्यों ने। 15 नवंबर से लेकर अगली साल 17 अक्टूबर 1949 तक चली है, ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 तक चली है, 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949 तक चली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, ये सेकंड रीडिंग है। अब इसके बाद सेकंड रीडिंग के बाद बच्चे स्टार्ट हुई आपकी थर्ड रीडिंग, ठीक है ना। अब ये थर्ड रीडिंग जो होगी ये 14 नवंबर से स्टार्ट होगी 1949 से, 14 नवंबर से, और 26 नवंबर 1949 तक चलेगी। और 26 नवंबर 1949 को आप ये समझ लो कि आपका संविधान बनकर तैयार हो गया। वो संविधान जो कल तक ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था, वो संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बन चुका है दोस्तों। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को वो संविधान पूरी तरह से बन चुका है वो, ठीक है, पूर्ण रूप से संविधान तैयार हो गया। इसके बाद की कहानी फिर हम कल देखेंगे, कल क्लास लेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखो भैया, मेरी अगली क्लास का समय हो रहा है। ढेर सारा प्यार आप सभी को, ठीक है ना। ये ऐसे करके देखो यार, ठीक है। ठीक है, लव यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो और बहुत पॉजिटिव रहो दोस्त, बहुत पॉजिटिव जीवन में, ठीक है। सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं यार, ठीक है, और हंस के उनको जो है ना आप उनका सामना करो। क्लियर है? थैंक यू सो मच।